नमस्कार, मैं हरवीर सिंह हाजिर हूं हिंद किसान की बात का नया कार्यक्रम लेकर, जहां हम बात करते हैं ग्रामीण भारत की, उससे जुड़े मसलों की, देश के किसानों की और कृषि अर्थव्यवस्था की, उससे जुड़े मसलों पर बात करेंगे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे देश के गन्ना किसानों की। देश का गन्ना किसान किन चुनौतियों से जूझ रहा है, उसकी लागत बढ़ रही है लेकिन उसका दाम समय पर नहीं मिल रहा है, और यही नहीं, उसका दाम भी बढ़ नहीं रहा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 2 साल से गन्ना किसान के लिए उसके गन्ने के दाम में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अलग अलग तरीके से किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले उन्होंने ट्विटर के ऊपर अपना आंदोलन चलाया ब्याज समेत भुगतान का, लेकिन लगता है कि सरकारें अभी भी किसानों की तरफ उतना ध्यान नहीं दे रही हैं और उनकी जो मांग है उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रही हैं। इस सारे मसले पर हम बात करेंगे। हमारे पास 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं वीएम सिंह जी, जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक हैं और ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी संयोजक हैं। साथ में हमारे साथ हैं शुगर इंडस्ट्री से जुड़े प्रफुल्ल विठलानी, जो चेयरमैन हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। एक रिपोर्ट हम लोग देखेंगे, आपसे साथ आएंगे हम लोग। देश भर में 7% ग्रामीण आबादी गन्ना किसानों की है, लेकिन इनकी हालत कैसी है ये किसी से छुपा नहीं है। बात यूपी की करते हैं, जहां के किसान बकाया भुगतान का इंतजार ही कर रहे हैं। ठीक 1 महीने पहले लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोर शोर से ऐलान किया था कि उन्होंने पिछले 3 सालों के दौरान किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बतौर गन्ना मूल्य भुगतान कर नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन अब आपको एक सवाल भी दिखाते हैं। इसीलिए किसान ब्याज समेत गन्ना भुगतान की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर भी हैं। दरअसल दावों और असल हकीकत में खाई बहुत चौड़ी है। कैसे, आपको जरा आंकड़ों से समझाते हैं। यूपी शुगर मिलों ने 24 जुलाई तक 22,902 करोड़ का भुगतान किया, यानी 24 जुलाई तक गन्ने पर किसानों के बकाया भुगतान की राशि 12,775 करोड़ अभी भी बकाया है। वहीं यूपी में गन्ना किसानों का हाल बेहाल है। कैसे, समझते हैं। बीजेपी सरकार ने केवल सत्ता में आने के पहले साल में 10 रुपए प्रति क्विंटल SAP बढ़ाई थी। इसके बाद गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया गया। 2012-13 से 2019-20 तक SAP में 7 साल में सिर्फ 35 रुपए क्विंटल बढ़े हैं। वहीं इस दौरान FRP में 105 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए। साल 2014-15 से 2019-20 तक FRP 55 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी। यानी सवाल ये है कि जब लागत बढ़ने के आधार पर FRP बढ़ रही है तो SAP क्यों नहीं? हालांकि ऐसा ही कुछ अखिलेश सरकार के वक्त देखने को मिला, जब 3 साल तक दाम नहीं बढ़ाए गए थे। वहीं बढ़ती लागत की वजह से गन्ने की खेती लगातार किसानों की कमर तोड़ रही है। इसीलिए किसान 400 रुपया प्रति क्विंटल दाम चाहते हैं, क्योंकि डीजल, मजदूरी और खाद के दाम बढ़े हैं। आपको बता दें कि यूपी की 10% ग्रामीण आबादी गन्ने की खेती से जुड़ी है। ये तो रही यूपी की बात, लेकिन साथ ही महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, गोवा, पुदुचेरी और केरल में गन्ने की खेती होती है। ऐसे में दिक्कत असल में है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। कुछ राज्य सरकारें FRP की जगह स्टेट एडवाइज्ड प्राइस यानी SAP घोषित करती है, जो FRP से ज्यादा होता है। इसीलिए कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस CACP का कहना है कि FRP को तत्काल सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। जहां राज्य सरकारें SAP देने का फैसला करें, उन्हें SAP और FRP के बीच का अंतर सीधे किसानों को भुगतान करना चाहिए। स्टेट एडवाइज्ड प्राइस शुगर केन रिकवरी से जुड़ी नहीं होती है। स्टेट एडवाइज्ड प्राइस देने वाले राज्यों में गन्ने के बकाया भुगतान की समस्या FRP देने वाले राज्यों से ज्यादा है। गन्ने का 80% बकाया स्टेट एडवाइज्ड प्राइस देने वाले राज्यों में है। वहीं कुछ सिफारिशें रंगराजन कमेटी की भी हैं। चीनी बिक्री से मिलने वाले राजस्व का 70% और अन्य बायो प्रोडक्ट से होने वाली आय के 75% हिस्से को मिलाकर किसानों को पहली किस्त का भुगतान किया जाए। महाराष्ट्र की तरह शुगर केन एरिया रिजर्वेशन के नियम को खत्म करके किसानों को किसी भी मिल में गन्ना बेचने की आजादी देनी चाहिए।
मैं विठलानी जी सबसे पहले आपके पास आता हूं क्योंकि आपका इतना लंबा अनुभव है इससे जुड़ा हुआ चीनी से। ये हालात क्यों है? गन्ना किसानों को समय पर भुगतान क्यों नहीं मिल पाता, जबकि सरकार ने दाम भी फिक्स कर दिए हैं? क्योंकि आप लोग दाम को लेकर के सारा कारोबार उस तरह से करते हैं देश में, देश के बाहर भी। क्या वजह है इसकी? ऐसा है कि नमस्कार, ये पहले तो मैं ट्रेड से हूँ, एक ब्रोकिंग हाउस से हूँ, मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ। और हाँ, मेरा अनुभव करीबन ये शुगर में एज ए दिस थिंग 40 साल का है जी। ये गन्ने का जो भुगतान है, इसके जो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं या जो रहते हैं, उसके 2-3 बड़े रीजन है। ऐसा है कि ये 4 या 6 महीने तक सीजन चलती है जबकि शुगर प्रोडक्शन बनती है, और उनको चीनी के बेचने का टाइम रहता है 16 महीने का। अब ये उसको 10-12 महीने की क्वांटिटी का जो है होल्ड अप करने की जो अहमियत रहती है, वो उसकी जो पैसे रहते हैं फार्मर्स को तुरंत पैसे देने की ये रहती है। जब एक मॉडल इसलिए किया गया है गुजरात में कि जिस दिन गन्ना दिया उस दिन 30% दो, जिस दिन उन्होंने मार्च महीने की एंडिंग के वीक में उनको 35% दिया जाए, और 35% जो है अक्टूबर में दिया जाए। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट रहती है वहां पे 0 फार्मर्स के ड्यू रहते हैं। ऐसा है कि रॉ मटेरियल का पैसा पूरा एक साथ में ही दे दो, और फिर फिनिश प्रोडक्ट आप 16 महीने तक बेच नहीं पाते हो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो उसकी वजह से ये भुगतान होने की कभी प्रॉब्लम आती है। नंबर 1 ये होता है। दूसरा ये होता है कि ये चीनी के जो है वो ऐसा होता है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है उसके ऊपर अवलंबन रहता है। जैसे 1 अक्टूबर 2019 को हिंदुस्तान में 145 लाख टन चीनी थी जी। अब 145 लाख टन चीनी, जबकि हमें ओपनिंग स्टॉक 60 लाख से ऊपर का नहीं चाहिए। अभी 85 लाख टन ज्यादा चीनी रहेगी जो कैरी फॉरवर्ड रहती है, तो कहीं ना कहीं कैश फ्लोस की प्रॉब्लम शुगर इंडस्ट्री को भी आती है, और अल्टीमेटली इट गोज टू द फार्मर्स प्रॉब्लम। तो यहां पे एक ऐसा गवर्नमेंट ने हमारी एसोसिएशन का भी एक जो प्रस्ताव दिया गया था कि एमएसपी की जाए फाइनल प्रोडक्ट की, तो वो पहले 2900 की थी, फिर 3100 की, अभी वापस बात चल रही है कुछ बढ़ाने की। तो ये जो अगर बातें होती है तो अब ऐसा हो रहा है कि जो भुगतान पहले काफी रहता था वो कम होने लगा। समझो कोई एक सीजन में सिर्फ 60 लाख टन रह गया, तो उस समय ऐसा होता है कि दाम बढ़ जाते हैं, तो फार्मर को ऐसा लगता है कि हमें पैसे कम मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर ये हमारे साथ में जो बड़े साथ जो भी है वीएम सिंह जी, उनको हम बताना चाहेंगे कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हमको अगर चीनी एक्सपोर्ट करनी है तो वर्ल्ड के प्राइस के साथ मैच करना पड़ता है, पर वर्ल्ड में शुगर केन। विठलानी जी, मैं आता हूं उस सवाल पे। वीएम सिंह जी हमारे साथ हैं। वीएम सिंह जी, आप ये बताइए कि आपको करीब करीब 20 साल से ज्यादा हो गया इस मसले पर सरकारों के साथ और इंडस्ट्री के साथ आंदोलन करते हुए, और ये समस्या खत्म ही नहीं होती। एक आध साल ठीक दाम मिलता है, फिर घूम करके वहीं पर आ जाता है। अब देखिए, इस वक्त देश में करीब करीब जो है 17,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का चीनी मिलों के ऊपर बकाया है। उसमें भी सबसे ज्यादा करीब 13,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में बकाया है। तो ये स्थिति अभी क्यों पैदा हुई है इस तरह की और क्योंकि आप इंडस्ट्री के भी फंक्शनिंग जान रहे हैं, किसानों की भी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, तो आप इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बड़ा सीधा है। पहले मैं एक करेक्शन करूंगा, पिछले 3 साल से रेट नहीं बढ़ाया है उत्तर प्रदेश सरकार। उस पर आएंगे आप, अगला सवाल मैं बता रहा ना। पहले ये जो अभी जो भुगतान की जो समस्या है, वही उस पर आप बताइए कि ये प्रॉब्लम क्यों बन गई? ये प्रॉब्लम इसलिए है कि हमारे एक्ट के तहत जी 3 काम करने होते हैं सरकार को। पहला काम करना होता है रेट का, दूसरा काम करना होता है रिजर्वेशन ऑर्डर का, और तीसरा काम उनका केवल यह है कि अगर मिल मालिक टाइम पे पेमेंट ना करें तो रिकवरी सर्टिफिकेट काट के ब्याज समेत पैसा दिलवाया जाए किसानों को। तो दूसरा काम करते हैं कि रिजर्वेशन ऑर्डर का, कि उनको सप्लाई मिलती जाए चीनी मिलों को, बाकी लोगों को देखते नहीं है। अगर ये रिकवरी सर्टिफिकेट काट दें लेट पेमेंट पर ब्याज समेत, 15% ब्याज है जो हमें मिलेगा। इनको लोन मिलता है 12% पे, 10% पे, 11% पे कॉर्पोरेट लोन मिलता है। एक दिन हमारा रोकेंगे नहीं ये लोग।
इसलिए ब्याज से आज 95 से लेकर सुप्रीम कोर्ट में 25 साल हो गए हम लड़ रहे हैं कि ब्याज मिलना है, और कोर्ट ने भी कह दिया देना है, पर नहीं मिल रहा है। अगर ब्याज मिल जाए, एक दिन नहीं रोकेंगे ये। तो ये विटलानी जी, मैं फिर से आपके पास आता हूं। एक तो वीएम सिंह जी जो बात उठा रहे हैं वो सीधा सही बात है उनकी कि एक तो कंपनियां वो कॉरपोरेट तरीके से चलती हैं, किसान के हिसाब से नहीं चलती। बाकी रॉ मटेरियल भी कंपनियां अपना खरीदती हैं, और वर्किंग कैपिटल वो अपने स्टॉक के ऊपर, आपको सब पता है कि वो जो चीनी का स्टॉक है उसके ऊपर बैंक कर्जा देते हैं चीनी मिलों को, जिससे कि वो उसका अपना वर्किंग कैपिटल की तरह इस्तेमाल करें। तो ये इसमें क्यों ये झंझट है कि ये एफआरपी एक और सवाल जैसे आपने कहा कि गुजरात में ये सिस्टम है, महाराष्ट्र में भी सिस्टम है कि एफआरपी जो सेंटर तय करता है उसके हिसाब से वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। लेकिन कई राज्य जो है वो एसएपी तय करते हैं। उत्तर प्रदेश उसमें प्रमुख राज्य है, उत्तराखंड है, आपका हरियाणा है, पंजाब है, वो स्टेट वाइज प्राइस है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकारों ने एसएपी में बढ़ोतरी ही नहीं की और एफआरपी में बढ़ोतरी होती चली गई। अब तो दोनों के बीच का अंतर लगभग खत्म हो गया है। वो जो इंडस्ट्री चाह भी रही थी कि ये एसएपी का किस्सा खत्म हो, वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन अब वो अंतर भी नहीं बचा। उसके बावजूद महाराष्ट्र में चीनी मिलें पे कर दे रही है। अभी मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र का जो एरियर है वो 200 करोड़ भी नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश में 13,000 करोड़ है। तो ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा है कि अभी जो हमारे पास करीबन 107 लाख टन का ये जो 145 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक था चीनी का जी, वो अभी कम होकर 107 लाख टन होगा। हाँ। इस साल महाराष्ट्र में प्रोडक्शन काफी गिरावट आ गई है। जो करीबन 100 लाख टन थी वो सिर्फ 62 लाख टन का ही हुआ है। हाँ। तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम होने से यहाँ पे पेमेंट सब हो चुके हैं, क्योंकि जो पाइपलाइन स्टॉक था वो भी बिका है और जो ये स्टॉक था वो भी बिका है। मैं आपसे एक खास ध्यान देना चाहूंगा आपका कि ये एसएपी जो मिल रही है फार्मर्स को यूपी में, ये एक्सक्लूसिव यूपी में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कोई चुकादे हैं। पर अभी ये फार्मर्स को भी थोड़ा एजुकेशन देने की जरूरत है कि हमारे पास चीनी की उपलब्धता हमेशा ज्यादा रहती है कि कम से कम 60 से 80 लाख टन हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट पेरिटी का रॉ मटेरियल प्राइस होना चाहिए। आज की तारीख में हिंदुस्तान एक ही ऐसा कंट्री है जो केन फार्मर्स को जो थाईलैंड, ब्राजील और उनकी जो एवरेज प्राइस शुगर केन की बनती है उससे 40% ज्यादा पेमेंट कर रही है। केन पेमेंट जो है वर्ल्ड में दी जाती है उससे 40% ज्यादा है आज भी। इसीलिए फार्मर्स को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट है 10 रुपया 48 पैसा पर किलो शुगर का एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देती है, तब जाके ये 60 लाख टन का एक्सपोर्ट हो रहा है, तब जाके फार्मर्स के ये पेमेंट हो रहे हैं। ऐसा है कि समझो मैं एक केन फार्मर हूं और मुझे शुगर केन में मेरे इंडस्ट्री वाले पैसे नहीं दे रहे हैं, तो भी मैं गन्ना ही क्यों लगाता हूं, क्यों मैं और कोई प्रोडक्ट नहीं लगाता हूं? क्योंकि गन्ने की प्राइस जो दी जा रही है हिंदुस्तान में वो इतनी ऊंची है कि दूसरे क्रॉप के कंपैरिजन में भी काफी अच्छे रियलाइजेशन है। और उसमें भी जब बायर सेलर दोनों, एक चीनी की फैक्ट्री बायर है गन्ने का और गन्ने को सेलर है, मैं तो न्यूट्रल आदमी हूं, मैं ना तो फार्मर हूं ना इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। अगर फार्मर दोनों साथ बैठ में एक एजुकेशन बात हुए आमने सामने कि भैया पूरे वर्ल्ड में जो चीनी की जो केन की प्राइस है वो 190 रुपया है, आपको 275 रुपया यानी इंडियन रुपीस करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको 275 रुपया दे दे के कब तक गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती रहेगी, कब तक ये चीनी की मिलें चलती रहेगी? हमारे एसोसिएशन है ऐसा है विटलानी जी। उसमें मैं ये सवाल पे आऊंगा वीएम सिंह जी के साथ भी, वो किसानों की बात करते हैं लगातार। और देखिए ब्राजील में जो गन्ना उत्पादन होता है वहां का जो इंडस्ट्री का जो डायनामिक्स है, जो इकोनॉमिक्स है, वो थोड़ा हमारे उत्तर ये भारत के मुकाबले थोड़ा अलग है, क्योंकि वो तो एथेनॉल पे शिफ्ट हो जाते हैं और उनका अपना कैप्टिव शुगर केन प्रोडक्शन काफी उनका अपना खुद का होता है, उसके अलग रीजन है। मैं वीएम सिंह जी आपसे यही सवाल करता हूं कि जैसे आप सवाल उठा ही रहे थे कि गन्ने का दाम ही नहीं बढ़ रहा है, जैसे विटलानी जी तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले हमें ज्यादा मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब ये नई सरकार आई, जो अभी योगी आदित्यनाथ जी जिसके मुख्यमंत्री हैं,
वो जब सरकार में नहीं आई थी भाजपा तो उसका कुछ और था, वो कहते थे 400 रुपए दाम मिलना चाहिए, क्या क्या मिलना चाहिए। उन्होंने पहले साल में 10 रुपए बढ़ाया, उसके बाद से दाम फ्रीज कर दिया। और इस बीच जो है आप ये देखिए कि जो लागत है, लागत में आप ये भी देखिए कि ब्राजील में डीजल क्या भाव मिल रहा होगा या थाईलैंड में, हमारे यहाँ तो 80 रुपए लीटर मिल रहा है। और जो सरकारें हैं उन्होंने बिजली के दाम 2 बार बढ़ा दिए पिछले 3 साल में, 2 गुना के करीब हो गया, 2 गुना के आसपास हो गया। तो किसान की लागत भी तो बढ़ रही है। विटलानी जी आप बताइए वीएम सिंह जी इसमें। दूसरा एक पॉइंट मेरा ये था कि जो एसएपी को लेकर के मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया, इतनी लड़ाई हुई है, आपने भी लड़ी, और अब तो एसएपी और एफआरपी का फर्क ही खत्म हो गया क्योंकि सरकारें दाम ही नहीं बढ़ाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम कहते थे कि गन्ना एक पॉलिटिकल क्रॉप है और उसका राजनीतिक असर बहुत ज्यादा होता है, वो खत्म तो नहीं हो गया अब राजनीतिक असर? 2 छोटे पॉइंट हैं जी। एक तो डीजल की आपने बात ऑलरेडी कर दी है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, आज इंटरनेशनल मार्केट में डीजल $40 पर बैरल से कम है, जबकि जब मोदी जी आए थे उस समय 120-130, उस समय $106 पर बैरल था जी। तब 57 रुपीज था, आज 75-80 रुपीज है। तो ये बातें नहीं करें हम लोग, हम अपनी लागत देखें। हमारा डीजल है, हमारी बिजली है, हमारे कीटनाशक हैं, हमारा फर्टिलाइजर है, मिनिमम लेबर आप बढ़ाए जा रहे हो साथ साथ, तो गन्ने की छिलाई हमारी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रही है। खैर वो एक एस्पेक्ट रहा। अब जहां तक सवाल उठता है सुप्रीम कोर्ट का, देखिए मैं कहना चाहता, हिंदुस्तान का कोई ऐसा वकील नहीं था, बड़े से बड़ा वकील जो इन्हें एंगेज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से अगर किसान जीत गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझ के फैसला दिया होगा कि किसान के आज हाल ऐसे हैं कि गन्ना किसान यहां का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का हो, कोई खुशहाल नहीं है। हमने यहां पर एक प्रश्न हमारे एक साथी ने लगाया, एक एमएलए ने लगाया विधानसभा में कि आपका जो रिसर्च सेंटर है, अगर मुजफ्फरनगर के हैं, सिरोही के हैं, शाहजहांपुर के हैं गन्ना रिसर्च सेंटर्स, उनमें उत्पादन का रेट प्रति क्विंटल क्या आता है? तो विधानसभा में उत्तर आया कि 290 रुपए आता है। 18-19 की बात है, 19-20 में आया 296 रुपया। अब 1.5 गुना कर दो ना उसका जी। हमारा कहना बड़ा सीधा है, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। जो आपने कहा हम स्वामीनाथन के तहत नहीं कर रहे, मोदी जी के तहत कर रहे हैं। 1.5 गुना जो लागत है, 1.5 गुना दे दो, 435 आता है, 444 आता है। वही मोदी जी ने, आपने जो जिक्र किया 2017 चुनाव के अंदर कहा था हमारी सरकार आ जाएगी, 14 दिन में पेमेंट होगा वरना ब्याज मिलेगा, पेमेंट रुकेगा नहीं आपका। विटलानी जी ये बताइए आप मुझे कि शुगर को ये कहते थे कि शुगर लॉबी और फार्मर लॉबी पॉलिटिकल बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव मसला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ये जो गन्ना किसान है उनका जो राजनीतिक ताकत है वो खत्म हो गई है और ये जो है ये दाम भी अब जैसे यूपी में नहीं बढ़ा रही है सरकारें, दूसरे सरकारों पर कोई उस तरीके का दबाव भी नहीं है। इतना एक जमाने में अगर कुछ हजार करोड़ रुपए बकाया होता था, मेरे याद है कि जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 585 करोड़ रुपए का बकाया था। उन्होंने बाकायदा किसानों की पंचायत बुलाई दिल्ली में, उनको वादा किया भुगतान कराएंगे, लेकिन अब तो किसी के कानों पे जू ही नहीं रेंगती, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, कुछ दिन पहले ये 22,000 करोड़ रुपया बकाया था। तो ये क्या अब पॉलिटिकल क्रॉप नहीं बची है? आपका इतना लंबा अनुभव है, आपने बड़े करीब से देखा चीजों को। ये सवाल मैं आपसे भी, महाराष्ट्र में भी शुगर लॉबी, कोऑपरेटिव लॉबी, उधर उत्तर प्रदेश में भी यही शुगर लॉबी की बात होती थी, तो और हम लोग जर्नलिस्ट भी इस तरह की बातें करते थे। अब कुछ नहीं बचा है क्या ऐसा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिकल लॉबी या मैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जी कि यूपी के मंत्री जो है सुरेश राणा जी, वो उनसे मेरी मुलाकात 2 बार हुई है और एक हमारे एसोसिएशन के चीफ गेस्ट भी वो रहे थे जी। और उन्होंने जितनी मेहनत की है यूपी के फार्मर्स के, कैन फार्मर्स के लिए और कैन मिनिस्टर के हिसाब से, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी काफी बार अपने एसोसिएशन की ओर से हम जाते हैं, तो वहां पे अनुराग जैन जी एक ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये इथेनॉल का जो भी आपने बताया डीजल प्राइस और ये चीज, उसके लिए काफी नई पॉलिसीज 3 साल में लाई है और हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि शायद अगले 2-3 साल में इथेनॉल का जैसे ब्राजील जैसे तो इतनी कैपेसिटी नहीं होगी, पर काफी अच्छी कैपेसिटी हिंदुस्तान में भी खड़ी हो जाएगी। और मैं आपको ये बताना चाहता था कि हमारे 2013-12 में ये चीज ऐसे हो रही थी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के
फार्मर्स को पैसे देने के बाद चीनी की वैल्यू बनती थी कोई 26-27 रुपये और मार्केट में बिकती थी 20 रुपये में। तो वहां पे एक कहावत थी कि एक आदमी जो है 10 रुपये की पेप्सी बोतल लेके 8 रुपये में बेच रहा है और वो करोड़पति हो गया। तो कैसे करोड़पति हो गया? क्योंकि वो अरबपति था। तो ये हालत थी हमारी शुगर इंडस्ट्री की। अब जबकि ये गवर्नमेंट आई है तो जो एमएसपी लाई है जी, मिनिमम सेल प्राइस है, फिर जो एफआरपी को मदद कर, ये देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं किसी को भी बिजनेस करना है, इंडस्ट्री को भी बिजनेस करना है, उनको भी पता है कि फार्मर्स के बिना मेरी फैक्ट्री चलने वाली नहीं है और सबको अपने एक दूसरे के प्रॉब्लम, सेलर बायर्स के प्रॉब्लम्स देखे बिना अगर ऐसे ही कोई 400 रुपया या ऐसी कोई चाहेंगे तो एक काम ऐसे हो जाएगा कि एक्सपोर्ट निर्यात होगा ही नहीं। और यहाँ पे अगर ओपनिंग स्टॉक 200 लाख टन हो गया तो भुगतान तो भूल जाइए आप, कुछ ब्याज भी भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, कुछ नहीं होगा, इकोनॉमी खलास हो जाएगी शुगर की। नहीं, और देखिए हमको इम्पोर्ट करना, ये मैं अभी आता हूं इस पे। विटलानी जी ये बताइए कि आंकड़े साफ साफ बात करते हैं, जो चीनी बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी बैलेंस शीट पे अगर गौर करेंगे तो ज्यादातर कंपनियां प्रॉफिट बना रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, चीनी उद्योग के जुड़े हुए लोग, उनके जो संगठन है उन्होंने ही मुझे, अभी आज ही मेरी बात हुई है कि ज्यादातर कंपनियों के बैलेंस शीट में प्रॉफिट शो कर रहा है। चीनी बिकती है, आपने ठीक बताया कि एमएसपी तय हो गया, 31 रुपए से नीचे नहीं बेच पाएंगे। अभी वो बढ़ के 34 रुपया होने वाला है क्योंकि ये रिकमेंडेशन हो गया है जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का। प्लस एथेनॉल आप बेचते हैं वो आपका 43 रुपए से लेकर 58 रुपया के ऊपर तक बिकता है। फिर आप जो बगास है उससे बिजली बनाते हैं, उसके अलावा जो प्रेस मड है वो भी अब बायो फर्टिलाइजर में बिकता है। सवाल सिर्फ चीनी के दाम से नहीं है, और चीनी का दाम भी आप देख लीजिए ना कि उत्तर प्रदेश में 11.5% के करीब रिकवरी है, महाराष्ट्र में भी अच्छी रिकवरी रहती है। तो अगर आप गन्ने का जो एवरेज दाम है उत्तर प्रदेश में 320 रुपया अगर हम माने, 315 से 325 है, उससे जो चीनी मिलती है, कन्वर्जन कॉस्ट भी जोड़ देंगे तो आपको जो बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है भुगतान करने की। तो लेकिन सवाल है कि इसके बावजूद चीनी मिलें भुगतान नहीं कर रही हैं और सरकारें बोल नहीं रही है। इसको तो ये साफ हो गया है कि इसका मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चीनी मिलों के साथ सरकार ज्यादा मजबूती से खड़ी है और किसानों के साथ कम। वीएन सिंह जी बताइए इस पे। मैं इसी पे बात करना चाहूंगा, 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स। पहले तो आपने कह दिया कि शुगर केन क्यों लगाते हैं किसान, अच्छा, जब उनको घाटा होता है जी। इशू बड़ा सीधा है। खादर के अंदर जहां बाढ़ आती है वहां पर जो है हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या शुगर केन लगाएं या केला लगाएं। केला बहुत महंगा होता है लगाना भी जी, और मार्केटिंग बहुत महंगी है यहां पर, तो हम शुगर केन लगाते हैं। ऑप्शन नहीं है हमारे पास क्योंकि धान जो है खत्म हो जाता है, गेहूं लगता नहीं है। एक तो यह है। दूसरा, आपने कहा एमएसपी का कहा, इनकी 3 साल में एमएसपी अगर अभी 33 रुपए होती है या 34 होती है तो और ज्यादा, 33 होती है तो 3 साल में एमएसपी 15% बढ़ गई है जी। हमारा 1 पैसा नहीं बढ़ा। वहीं पर आप देखोगे 2012-13 में इन लोगों ने कहा घाटा हो रहा है। कोर्ट को जब हमने आंकड़े दिखाए तो कोर्ट ने कहा 3 दिन में स्टार्ट करो। 78 जो चीनी मिलें हैं, 78 चीनी मिलों ने लॉकडाउन कर दिया था। और उसके बाद में जो है, तो ये कहने का मतलब आपका ये है कि चीनी मिलों को मुनाफा। बिटलान जी, एक छोटा कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि आने वाले दिन क्या दिख रहे हैं, क्योंकि किसान तो सड़क पर अभी नहीं उतर रहे क्योंकि कोरोना है, लेकिन वो डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं ट्विटर पर आकर। कल ही जो है किसानों के संगठन ने, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने ट्रेंड कराया कि गन्ना भुगतान ब्याज के समेत। आपको क्या लगता है भविष्य? और 60 लाख टन आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीनी मिले देश से बाहर, और उसमें भी 10.5 रुपए का जो सरकार सब्सिडी देती है उसके साथ में। एक कमेंट, आने वाले दिनों के लिए क्या स्थिति दिखती है आपकी? ऐसा है कि मुझे उम्मीद है कि शायद ये अक्टूबर महीने के पहले 10 रुपया एफआरपी बढ़ जाएगी, ऐसी जो बातें हमने सुन रही है। दूसरी जो बात है कि जो शुगर फैक्ट्रीज काफी प्रॉफिट कर रही है, ये कोई जो लिस्टेड कंपनी है उनका कोई छुपा नहीं है, वो तो सब वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहती है, जैसे बड़ी शुगर फैक्ट्रियां जो भी लिस्टेड है। पर जो शुगर फैक्ट्री फुल्ली डाइवर्सिफाइड नहीं है उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग रहता है, और जो फुल्ली डाइवर्सिफाइड रहता है उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग रहता है। तो इस चीज को देखना चाहिए कि गवर्नमेंट को। देखिए, अभी समय समाप्त हो रहा है बिटलानी जी।
वो तो किसान के साथ भी है, वो भी तरह तरह किसान है। छोटा किसान 1 एकड़, आधा एकड़ का भी है और 50 एकड़ का भी है। सबकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन ये देश के सामने एक बड़ा सवाल है कि गन्ना किसान बदहाल है, उसको समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। और ये जिस तरह से पिछला साल उत्तर प्रदेश में करीब 5,000 करोड़ के एरियर के साथ समाप्त हुआ था, ऐसा लग रहा है कि ये भी नया सीजन एरियर के साथ ही जाएगा अगर सरकारें ठीक से किसान की तरफ आके खड़ी नहीं होती है, चीनी मिलों को दबाव नहीं बनाती। और मुझे लगता है कि अगर कोरोना ना होता इस वक्त किसान सड़क पर होता, लेकिन वो मजबूती के साथ आंदोलन करेगा और सरकार के साथ अपनी मांग रखेगा। उद्योग को भी मेरे ख्याल से जो सरकार के साथ जो सहयोग लेना वो ले, लेकिन किसान का भुगतान समय पर होना चाहिए। आप लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया, धन्यवाद। और हमारे जो दर्शक हैं, फिर हम लोग एक नए मुद्दे के साथ उनके पास आएंगे। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस में हिंद किसान की बात। नमस्कार।